सादर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और हमारी खास पेशकश चर्चा में आपका स्वागत है। आज चर्चा का हमारा विषय है बंगाल में बवाल बेबसी पर सवाल। इस वक्त जहां एक और देश भर में कोरोना महामारी ने लोगों को बेबस और बेहाल कर दिया है, वहीं दूसरी ओर पश्चिम बंगाल में इसके इतर राजनीतिक हिंसा का नया दौर शुरू हो गया है। पहले पश्चिम बंगाल में इतनी गंभीर महामारी के होते हुए भी जोर शोर से चुनाव प्रचार व रैलियां की गई और अब चुनाव परिणामों के आने के बाद अब उसके नुकसान की भरपाई करने के स्थान पर लोग परस्पर हिंसा का सहारा ले रहे हैं। हालात इस कदर भयावह हैं कि जो तस्वीरें इस समय सोशल मीडिया पर जाहिर हो रही हैं वो ये भरोसा दिला पाने में नाकाम रहती हैं कि ये आज़ाद हिंदुस्तान के ही दृश्य हैं। भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि जीत के बाद सत्ता के नशे में चूर तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता चुन चुनकर भाजपा कार्यकर्ताओं, उनके कार्यालयों और उनके कार्यकर्ताओं के दुकान मकान को निशाने पर ले रहे हैं और बड़े पैमाने पर हिंसा कर रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय के अनुसार अगर माने तो अब तक 9 लोगों की जान इस हिंसा में जा चुकी है जो भाजपा के कार्यकर्ता या समर्थक थे। हालात की भयावहता का या गंभीरता का अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा सब कुछ छोड़कर इस समय कैलकाटा ही पहुंचे हुए हैं। देश के प्रधानमंत्री राज्यपाल के साथ संवाद कर रहे हैं, लेकिन इसके उलट ममता बनर्जी ने आज एक निजी टीवी चैनल के साथ बातचीत में कहा कि यह हिंसा का काम भाजपा के लोग ही कर रहे हैं। उनके द्वारा पहले भी ज्यादती की गई थी, केंद्रीय बलों के द्वारा भी ज्यादती की गई थी और जो कुछ भी हिंसा हो रही है वो दरअसल भाजपा के द्वारा हो रही है। महत्वपूर्ण बात यह है कि पक्ष की बात सुने या विपक्ष की बात सुने, दोनों एक बात पर सहमत हैं कि पश्चिम बंगाल में हिंसा हो रही है। इस महामारी के दौर में जबको सबको सामूहिक रूप से कोरोना से लड़ाई लड़नी थी, ऐसे में ये आपस में लड़ने का सिलसिला प्रदेश को किस ओर ले जाने वाला है, इस पर हम बात करेंगे। समझने की कोशिश करेंगे कि एक बार जब चुनाव परिणाम के नतीजे स्पष्ट तौर पर जनता के माध्यम से अभिव्यक्त हो गए तो फिर इस प्रकार की नौबत क्यों आ रही है और क्या इस प्रकार की नौबत का आने वाले समय में परिणाम कोई बड़े फैसले के तौर पर हो सकता है। केंद्र सरकार क्या इस तरीके से लाचार होकर इस हिंसा को देखती रहेगी या उसके उठाए जाने वाले कदम पश्चिम बंगाल में 2/3 बहुमत से जीती ममता बनर्जी के लिए कोई नई परेशानी खड़ा करेंगे। तो इस अहम मसले पर आज हम चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान इस चर्चा का बनने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन उनसे आपका परिचय कराएं और इस अहम मसले पर चर्चा के माध्यम से किसी सकारात्मक दिशा पर पहुंचने की कोशिश करें। उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा जो आज का विचार सूत्र है वो बहुत ही संक्षिप्त है। संस्कृत के एक महाकवि हुए हैं, उनके द्वारा दिया गया ये सूक्ति के रूप में विचार सूत्र हमें मिला है और वो ये कहते हैं कि वर्धमानात्मनाम नैव भवन्ति ही विपत्ति, अर्थात उन्नति की क्षमता वालों पर ही विपत्तियां आती हैं। आचार्य वल्लभ देव संस्कृत के महाकवि हुए कश्मीर के, उनके द्वारा ये सूक्ति कही गई कि जिनमें उन्नति की क्षमता होती है विपत्तियां उन्हीं के संदर्भ में आती हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता अगर इस विपत्ति के संदर्भ में विचलित हो रहे हैं तो उन्हें यह मानना चाहिए कि उनके संदर्भ में कहीं ना कहीं तरक्की की गुंजाइश है, उन्नति की गुंजाइश है, इसीलिए विपत्तियां उनके संदर्भ में है। और अगर तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के ऊपर ये जातियां हो रही हैं तो वह तो उन्नति के शिखर पर है, पूरा देश उनकी उपलब्धि से अचंभित है। लेकिन बहरहाल कष्ट की बात यह है कि ये जो विपत्ति है वो प्रकृति के द्वारा नहीं है, नियति के द्वारा नहीं है, बल्कि स्वयं की लिप्सा के तहत परस्पर राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के चलते सामने आ रही है और इसीलिए इसका कष्ट है। तो इस कष्ट पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं संजय शर्मा जी, जो प्रवक्ता हैं तृणमूल कांग्रेस के। हमारे साथ इंद्रनील खान जी हैं, जो प्रवक्ता हैं बंगाल भाजपा के। रामनिवास जी पूर्व डीजीपी, वह भी हमारे साथ थोड़ी देर में होंगे। AM त्रिपाठी साहब वरिष्ठ अधिवक्ता लखनऊ हाईकोर्ट, वो भी हमारे साथ चर्चा का हिस्सा रहेंगे। विनोद अग्निहोत्री देश के जाने माने पत्रकार, वह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत हम संजय शर्मा जी से करते हैं, लेकिन संजय शर्मा जी शायद अभी हमारे साथ जुड़े नहीं है, तो इंद्रनील खान जी हमारे साथ में मौजूद है। इंद्रनील जी, भारतीय जनता पार्टी बेहद विचलित है, बेहद आक्रोशित है, बेहद आवेशित है। थोड़ा आप रोशनी डालें, क्या हो रहा है बंगाल में जिसके कारण से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सब कुछ छोड़कर पश्चिम बंगाल आने के लिए मजबूर हो गए? तो आपको तो पता ही है, पश्चिम बंगाल में इलेक्शन हुआ। इलेक्शन में कोई भी दल का हार हो सकता है, कोई दल का जीत हो सकता है, कोई ज्यादा हो सकता है, मगर इसके मतलब ये नहीं है कि जो जीतेंगे
वो दूसरे जो कार्यकर्ता है दूसरे पार्टी का, वो आज बीजेपी हो या सीपीएम के भी जहाँ कुछ स्ट्रेंथ था, वहां सीपीएम का कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता के ऊपर भी इतना वायलेंस हो रहा है। कोई एक दल नहीं बोल रहा है, ये हर पार्टी बोल रहा है, जो भी ऑपोजिशन में है। और सबसे ज्यादा, क्योंकि स्ट्रॉन्गेस्ट ऑपोजिशन है बीजेपी, सबसे ज्यादा सीट ऑपोजिशन में मिला है बीजेपी को, सबसे ज्यादा अफेक्टेड है बीजेपी का कार्यकर्ता। हम लोग कम से कम 7 कार्यकर्ता का हम ऑलरेडी खो चुके हैं पिछले बस सिर्फ 24 घंटे में, कि इलेक्शन रिजल्ट हो जाने के 24 घंटे। और इसके नेतृत्व दिया खुद ममता बनर्जी, क्योंकि इलेक्शन कैंपेन में ममता बनर्जी खुद कही है ये बात कि इलेक्शन के बाद तो सीआरपीएफ नहीं रहेगा, आर्मी नहीं रहेगा, सेंट्रल फोर्स नहीं रहेगा, तब देखा होबे, तब खेला, तब हम देखे ने वो। तो दिस टाइप ऑफ एटीट्यूड ऑफ ममता बनर्जी हैज ओनली प्रोवोक्ड हर कैडर्स। वो लोगों का जो अभी टीएमसी का जो गुंडाबाई नहीं होता है हर पार्टी में, जो ये जो टीएमसी में बहुत ज्यादा हो चुका है, क्योंकि ये कट पानी सिंडिकेट ये सब चलाते हैं ये गुंडाबाई नहीं लोग। और ये लोग जैसे ही जीता है वो लोग एकदम पूरा मेहम शुरू कर दिया। जो लोग वो लोग जैसे ही पता चल रहा है कि ये जैसे पार्ट कट क्या हो रहा है, वो लोग देख रहे हैं कि कौन सा बूथ पे बीजेपी को मिला है, तो उस इलाका में सबसे ज्यादा मेहम कर रहा है। नॉर्मल वोटर्स सबको, आपका कितने लोग घर छड़ा हुआ है, जो घर से उन लोग, आज आप कोविड का सिचुएशन है, जब हम लोग बोल रहे हैं कि आप लोग घर में ज्यादा से ज्यादा टाइम रहे, तब ऐसे भी हजार हजार परिवार है जो अपने घर छोड़ के आज रास्ते में, कैंप में। और अभी आप फोटो देखेंगे, हिमंत बिश्व शर्मा जी, वो असम का जो मिनिस्टर है, उन्होंने भी ये फोटो डाला है कि जो कुछ बिहार वाले जो है, कुछ बिहार में जो भाजपा का कार्यकर्ता है, वो मास एक्सोडस होके आसाम का धुबरी जिला में उनको जाके अपना शेल्टर ढूंढना पड़ रहा है। तो ये एक्सोडस क्यों होगा? इलेक्शन में हार हो सकता है, जीत हो सकता है, और जो जीते हैं उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो हारे हुए उनको सुरक्षा देना। मगर ममता बनर्जी इस विषय में कोई बात भी नहीं कर रहा है। उसका जो पुलिस प्रशासन एकदम चुपचाप बैठे हुआ है। अभी इलेक्शन कमीशन चले गए, अभी वो पुलिस प्रशासन बोल रहे हैं देखिए भाई हम लोग कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि अभी ममता बनर्जी का सरकार है और मुझे टीएमसी के साथ अभी 5 साल बिताना है, आप लोग जो भी है आप लोग देखो। और कहीं आप लोग जैसे ही भाजपा का कोई कार्यकर्ता अगर उसको रेज करने का कोशिश भी करता है ये झमेला को, तो उसके ऊपर पूरा एकदम जितना हो सके फॉल्स केस डाल रहा है, आर्म्स एक्ट पे केस डाल रहा है। इस टाइप का एक ऑपरेशन चल रहा है। जैसे कि मैं बीच में रोकूंगा आपको, ये जितनी बात आप कह रहे हैं ऐसा लग रहा है एक रिकॉर्डेड स्क्रिप्ट आपके द्वारा पढ़ी जा रही है, क्योंकि ये बात तो पिछले 2 साल 3 साल से आप लोग हर मंच से बोलते आ रहे थे। आप इस चुनाव में गए भी ये आरोप लगाते हुए थे कि टीएमसी के गुंडे हैं, वसूली करते हैं, अराजकता फैलाते हैं, अंधेरगर्दी करते हैं। 2 लाख से ज्यादा केंद्रीय बलों की मौजूदगी के बीच अपने पूरे नेताओं को झोंकने के बाद बंगाल ने जनादेश 2/3 बहुमत से ज्यादा के साथ ममता बनर्जी के पक्ष में दिया है। ममता बनर्जी इतनी ही बेकार प्रशासक हैं, ममता बनर्जी की पार्टी इतनी खराब है, ममता बनर्जी के साथ ऐसे अराजक तत्व हैं, तो फिर बंगाल की जनता ने ये जनादेश क्यों दिया? सवाल है कि आपकी बात में भरोसा कैसे करें। यही बातें तो आप लगातार चुनाव प्रचार में कह रहे थे, पर जनता ने आपका साथ नहीं दिया। Accepting our defeat, no doubt about that. But we need the अभी का जो सरकार आया है जिसको जनादेश दिया उसका सुरक्षा पब्लिक को, वो सिर्फ टीएमसी का वोटर का सुरक्षा नहीं देना है, उसको पूरा पश्चिम बंगाल की 10 करोड़ जनता का सुरक्षा देना है। उसका दायित्व है। कोई चीफ मिनिस्टर हो सकता है, कोई होम मिनिस्टर होता है, वो सिर्फ अपने कैडर को, अपने वोटर को नहीं देना है, वो सबको देना है। विपक्ष है, अपना दल है पूरा, और जो वोटर भी नहीं है 18 साल के नीचे और जो वोट भी नहीं दिए, सबका सुरक्षा देने का कर्तव्य है। ये राजधर्म है जो ममता बनर्जी नहीं निभा रही है। ये राजधर्म है जो ममता बनर्जी नहीं निभा रही है। क्या भारतीय जनता पार्टी और केंद्र में बैठी हुई सरकार राजधर्म निभा रही है? ममता बनर्जी लगातार तीसरी बार पश्चिम बंगाल की जनता का विश्वास जीत पाने में कामयाब रही। क्या देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा ममता बनर्जी के साथ अभी तक कोई बातचीत की गई है इस जीत के संदर्भ में, बधाई के संदर्भ में, कानून व्यवस्था के संदर्भ में? खबर यही आई है कि पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था को लेकर आपकी पार्टी के सर्वोच्च नेता और देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा राज्यपाल धनखड़ जी के साथ बात की गई। क्या आप बताएंगे कि एक निर्वाचित मुख्यमंत्री के साथ संवाद न करने के पीछे क्या मंशा है? क्या ये अपने आप में जमीन में विभाजन पैदा करना नहीं है? इसके संदर्भ में इंद्रनील खान जी कुछ कहेंगे? जी, क्योंकि आपका अभी हम लोग का जो मुख्यमंत्री है वो कल एक रेजिग्नेशन दिया है और उसको जो ये टेक्निकलिटीज है कि वो कल उनका वोट टेकिंग है। तो इस दौरान जो गवर्नर को ही तो आपको ये करना है, क्योंकि ये जो दौरान गवर्नर ने कहा कि आप केयरटेकर सीएम है
और होम मिनिस्ट्री, ये सब अभी टीएमसी के अभी जो केयरटेकर चीफ मिनिस्टर है मतलब ममता बनर्जी है, उनके आधार है। तो इसलिए ये प्रोटोकॉल है कि आप गवर्नर से पहले बात करें, नहीं तो आप फेडरल स्ट्रक्चर है इस देश का, जब गवर्नर जब जिसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जब चीफ मिनिस्टर का रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जो संविधान है। दो सवाल आपसे, आपने जो तर्क दिया उसी पे जुड़ा हुआ है। पहला सवाल तो ये कि एक इतनी महत्वपूर्ण राजनेता जिसके संदर्भ में एक प्रदेश की जनता ने लगातार तीसरी बार खुले मन के साथ समर्थन जताया, क्या देश के प्रधानमंत्री को एक बधाई के तहत भी उनसे बात नहीं करनी चाहिए थी? इसके विषय में इंद्रनील खान जैसे सौम्य और संस्कारित प्रवक्ता जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से भी संबद्ध रहे हैं, वो क्या सोचता है? पहला सवाल। दूसरा यह कि अगर वर्तमान में शासन व्यवस्था धनखड़ जी के पास है, प्रोटोकॉल के तहत उनसे ही बात करना जरूरी है, तो ये जो अराजकता हो रही है आपके अनुसार, जो हिंसा हो रही है, तो इसके लिए आप धनखड़ जी की नाकामी मानते हैं? क्योंकि ममता बनर्जी तो किसी हैसियत में है नहीं, उनसे तो बात करने की भी जरूरत नहीं है प्रोटोकॉल के तहत। क्या कहेंगे आप? सुनिए, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि केयरटेकर चीफ मिनिस्टर है और जो कल शपथ लेने वाली है उनके ही पूरा रेस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि वो खुद चीफ मिनिस्टर आज चीफ सेक्रेटरी को समन किया है, डीजीपी को समन किया है। कौन किया? जो मुख्यमंत्री है, केयरटेकर चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, उन्होंने ही किया। तो मतलब, और जब डीजीपी को रिपोर्ट देने बोल रहे हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी को चीफ सेक्रेटरी को रिपोर्ट देने बोल रहे हैं धनखड़ जी, तब कोई ये रिपोर्ट ही नहीं दिया। कल शाम को रिपोर्ट मांगे थे, कोई रिपोर्ट नहीं दिया। और आज ममता बनर्जी जैसे ही बोला कि आप मुझे मिलो, तो उसी टाइम वो लोग मिलने चले गए और दे आर टेकिंग इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर। और चीफ मिनिस्टर जो टीएमसी का सुप्रीमो है, उनका ही कर्तव्य है या नहीं, आप ये बताइए। आपने कैडर को ये पूरा एक टोटल कंट्रोल करना। आपके सवाल में तो बात कर लूंगा, लेकिन आप इसका उत्तर दे नहीं पाए कि देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी तक ममता बनर्जी के साथ संवाद क्यों नहीं किया? ना बधाई के संदर्भ में, ना पश्चिम बंगाल की बदहाली के संदर्भ में। मैं वापस आपके पास लौटूंगा, तब तक शायद आप कोई उत्तर खोज पाए मेरे इन दो सवालों का। लेकिन मेरे साथ संजय शर्मा जी हैं। संजय शर्मा जी तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। ऐतिहासिक सफलता लेने वाली पार्टी 2 दिन के भीतर ही पूरे देश में इतना अपयश का हिस्सा क्यों बननी चाहती है? अपने उन्हीं कार्यकर्ताओं की करतूतों के चलते जिनके बूते आपने इतनी बेहतर सफलता हासिल की थी। क्या साबित करना चाह रहे हैं संजय शर्मा जी आप इसके माध्यम से? देखिए, साबित कुछ नहीं करना चाहते हैं, परिस्थितियों के बारे में मैं आपको बताता हूं, लेकिन उसके पहले पिछले 2 दिन जी राजनीतिक हिंसा के कारण जी भाजपा के करीब 7-8 कार्यकर्ता और हमारे 4-5 कार्यकर्ताओं की हत्या हो गई है जी। वो दुनिया छोड़कर उनको जाना पड़ा, अकारण ही जाना पड़ा। मैं अपनी पार्टी के तरफ से इन सभी दिवंगत आत्माओं की शांति की कामना करता हूं और इनके संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं। ये जो काम हुआ है ये नहीं होना चाहिए। किसी भी तरह की हिंसा का राजनीति में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को जिस तरफ ले जाना चाह रही थी जी, इनके नेताओं के जो बयानात हैं, चाहे वो दिलीप घोष हो, चाहे वो शांतनु बोसु हो, कैलाश विजयवर्गीय जी की भी कई बयान हिंसा को लेकर बहुत आपत्तिजनक है। ये लोग बहुत उलझुल बकते रहते हैं जी। और विधानसभा चुनाव में जनता ने जब इनकी बात नहीं सुनी, जनता ने इनके घोटाले के आरोपों को नकार दिया, जनता ने इनको पीछे का रास्ता दिखा दिया और तृणमूल कांग्रेस को तीसरी बार लगातार सरकार में लाए और आज तक की सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें हमें इस बार मिली है और ये बंगाल की जनता की जीत है। भारतीय जनता पार्टी की एक खास बात यह है, वो लोग चुनाव हार जाते हैं लेकिन हार स्वीकार नहीं करते। हारने के बाद विभिन्न प्रकार के प्रोपेगेंडा के माध्यम से जो पार्टियां जीतती है उन्हें बदनाम करने का काम करते हैं। ये बात में दिल्ली के प्रसंग में हम देख चुके हैं, महाराष्ट्र में शिवसेना से जब इनका गठबंधन नहीं रहा उसके प्रसंग में हम देख चुके हैं। ये जो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आपके माध्यम से देशवासियों को बताना चाहता हूँ, ये जो काम हुआ है मैं दावे के साथ और विश्वास के साथ कहता हूँ, इसमें 70% घटनाएं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ हुई है वो इनका इंटरनल पार्टी क्लेश है। पुराने बीजेपी और नए बीजेपी और मीडियम रेंज के जो बीजेपी है, इन सबका आपस में पार्टी का इंटरनल क्लेश उसके कारण हुई है। कुछ घटनाएं निश्चित तौर पर हमारे पार्टी के कार्यकर्ता लोग भी प्ररोचनाओं से अपने आप को बचा नहीं पाए और कुछ घटनाएं हमारे कार्यकर्ताओं के जहां जहां इनकी प्ररोचना में फंसे वहां हुई होंगी। बहरहाल पुलिस प्रशासन को आज ही माननीय मुख्यमंत्री ने राज्य में एक हाईकोर्ट मीटिंग की है राज्य के प्रशासनिक अधिकारियों को लेकर और उनसे ये कहा गया है
किसी भी हालत में हिंसा बंद होनी चाहिए। ये हिंसा राजनीतिक हिंसा नहीं चल सकती। राजनीति में पश्चिम बंगाल के जितने लोग हैं, 10 करोड़ जनता की रक्षा की जिम्मेदारी और कानून व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी जननेत्री दीदी ममता बनर्जी है, तृणमूल कांग्रेस की है, और उस मापदंड पर खरे उतरना चाहेंगे। और हम जनता से और अपने कार्यकर्ताओं से हम बार बार अपील कर रहे हैं कि भाजपा नेताओं के प्ररोचना मूलक बयानों पर न जाकर राज्य की शांति श्रृंखला बनाए रखने में राज्य सरकार की सहायता करें। 2-3 सवाल आपसे संजय जी। सबसे पहला तो जानना यह कि क्या आपके कार्यकर्ता आपकी नेता ममता बनर्जी के कहने सुनने में नहीं रहे? ममता बनर्जी आग्रह करें हिंसा ना करें, इसके बावजूद भी हिंसा हो रही है और बड़े पैमाने पर हिंसा हो रही है। जिस प्रकार के दृश्य देखने में आ रहे हैं, महिलाओं को जिस तरीके से आपके कार्यकर्ता मार पीट रहे हैं, खून खौलाने वाले भी हैं और शर्म से सिर झुका जाने वाले भी सीन है। तृणमूल के झंडे उनके साथ में दिखते हैं तो शर्म से सिर और भी ज्यादा झुक जाता है कि क्या ऐसे कार्यकर्ताओं पर ही प्रदेश की जनता ने भरोसा किया? पहला सवाल। दूसरा आपसे सवाल यह है कि आपने कहा कि हमारे कार्यकर्ता भी मारे गए, भाजपा के भी मारे गए, तो माना जाए कि इस जीत के बाद में आप में प्रशासनिक रूप से नियंत्रण रखने की क्षमता नहीं रही? प्रशासनिक दृष्टि से क्या आप इसे अपनी पार्टी और सरकार की नाकामी नहीं मानते? 2 सवाल। और तीसरा सवाल, प्रदेश के राज्यपाल को फिर शिकायत है कि आपने एक बार फिर उनकी अवहेलना करना शुरू कर दिया। उन्होंने रिपोर्ट मांगी, कोई रिपोर्ट देने के लिए तैयार नहीं, कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं। 3 सवालों के संदर्भ में संजय शर्मा जी, आपका, आपकी पार्टी का, आपकी सरकार का पक्ष। देखिए, पहला जो आपने सवाल किया था जी, तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरी तरह हमारी नेत्री के प्रति समर्पित है और नेत्री के आदेश को हम सिरोधार्य मान के चलते हैं। नेत्री ने कल ही आदेश दिया है कि हर प्रकार की शांति श्रृंखला बनाए रखनी चाहिए और हमारे कार्यकर्ता उसमें लगे हैं। और कहीं कहीं प्ररोचना मूलक इनके बयानों में कार्यकर्ता फंस जाते हैं और वहां भी हम उन्हें सचेत करते हैं और उसको कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहायता करने की बात कहते हैं। और लगभग ऐसी स्थिति सारी बंगाल में है, बहुत कम उसके बाद की घटनाएं घटी है। एक नंबर 2 कि भारतीय जनता पार्टी जो प्रोपेगेंडा वार कर रही है, इसके प्रति भी ये भी काफी हद तक जिम्मेदार हैं। और हम किसी भी सूरत में न सिर्फ महिलाओं के प्रति बल्कि किसी भी प्रकार की अशांति हम लोग नहीं चाहते हैं। और महिलाओं को तो हम लोग माँ बहन की दृष्टि से देखते हैं। बंगाल के लोग बेटी को भी माँ कहते हैं और माँ का दर्जा हम देते हैं, हम देवी की वंदना करते हैं। महिलाओं के प्रति ऐसे अत्याचार हम खुद कतई बर्दाश्त नहीं करते। और इस घटना की जांच के बाद जो रिपोर्टें सामने आएगी, जब इनका पर्दाफाश होगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं महिलाओं के प्रति जो अत्याचार हुआ है वो कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के ही निकलेंगे। हमारा कोई भी कार्यकर्ता, बंगाल का कोई भी बेटा महिलाओं पर अत्याचार करेगा, ये बात सोची भी नहीं जा सकती। नंबर 3, आपने माननीय राज्यपाल महोदय का नाम लिया जी। राज्यपाल महोदय के संदर्भ में वो एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं, बुजुर्ग हैं, सज्जन हैं, मैं उन्हें प्रणाम करता हूं। मैं उनके संबंध में बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूं, उनके संबंध में कुछ बोलूं ये बात उचित नहीं है। लेकिन आप पिछले 2 साल में माननीय राज्यपाल महोदय के बयानों को उठाकर देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि राज्यपाल महोदय की असली मंशा क्या है, वो आप मेरे ख्याल से बेहतर समझेंगे। मैं त्रिपाठी साहब के पास जाऊं कुछ कानूनी बात करने के संदर्भ में, उससे पहले 2 सवाल आपसे और करना चाहता हूं। आपने कहा कि बंगाल का कोई बेटा ऐसा नहीं कर सकता है और जो निकलेंगे वो भाजपा के कार्यकर्ता निकलेंगे। तो आपसे जानना चाहता हूं कि बंगाल का बेटा होने के लिए तृणमूल का कार्यकर्ता होना अनिवार्य है? इंद्रनील खान को आप बंगाल का बेटा मानने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि वो भाजपा ही है, तृणमूल के कार्यकर्ता नहीं है। तृणमूल का कार्यकर्ता जो है वही केवल बंगाल का बेटा कहलाएगा, बंगाल की बेटी कहलाएगा, और जो भाजपा के साथ में होगा वो तनखैया हो जाएगा। ये आपकी बातचीत का स्पष्ट आशय है क्योंकि आपने ये कहा कि निकलेंगे वो भाजपा के कार्यकर्ता और बंगाल का बेटा ऐसा कर नहीं सकता। तो थोड़ा इस पर रोशनी डाल दीजिए संजय जी, आपसे ज्ञान चाहता हूं इस विषय में। एक दूसरा, इस देश के संविधान के अंतर्गत अराजकता को रोकने के लिए कई प्रावधान हैं और उनमें से एक प्रावधान धारा 356 के संदर्भ में है। जो अराजकता की स्थिति बन रही है, सुप्रीम कोर्ट तक याचिका चली गई, सीबीआई जांच के संदर्भ में भी और राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में भी तमाम आवाजें आ रही हैं। क्या आप आशंकित नहीं है कि जिस प्रकार से हिंसा का वातावरण बन रहा है, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी सब काम छोड़कर कलकत्ता आ गए हैं, आने वाले खतरे को महसूस कर पा रहे हैं संजय शर्मा जी आप?
देखिए, वास्तव में ये आपने जो पहले कहा कि भाजपा के कार्यकर्ता को हम बंगाल का बेटा नहीं मानते हैं जी असल में जहां महिलाओं पर अत्याचार होता हो और जो पार्टी महिलाओं पर अत्याचार करने के लिए जानी जाती हो जी उनको हम कैसे बंगाल का बेटा कहें, यही एक छोटी सी बात है। वरना 10 करोड़ बंगाल के वासी बंगाल के बेटे हैं और इनकी स्वास्थ्य की, इनकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार की है और राज्य सरकार बड़ी शिद्दत के साथ इन बातों को निभाएगी। जी और दूसरी तरफ मैं पूरे विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि ये जो भी घटनाएं घटी है इसमें 75 से 80% घटनाएं फैब्रिकेटेड है और भाजपा के लोग अपने आईटी सेल के माध्यम से ये प्रोपेगेंडा खड़ा कर रहे हैं। और जहां तक राष्ट्रपति शासन की बात है, ये बातें पर लोगों का ध्यान कोविड से हटाकर बंगाल पर ये लोग दे देना चाहते हैं ताकि कोविड की चर्चा न हो, कोविड के बारे में कोई इनसे सवाल न पूछे, इनसे कोई ये न पूछे कि गुजरात में ऑक्सीजन क्यों नहीं है, इनसे कोई ये न पूछे मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन क्यों नहीं है, इनसे कोई ये न पूछे उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन क्यों नहीं है, रेमडेसिविर क्यों नहीं है, वैक्सीन क्यों नहीं है, कोरोना से निपटने में ये फेल क्यों साबित हुए। इन सारी बातों से ध्यान हटाने के लिए ये लोग ये प्रोपेगेंडा वार शुरू किए हैं और बंगाल की जनता तो इनको मैं त्रिपाठी जी के पास आऊं उससे पहले एक सवाल और कर लेता हूं आपसे। जो आपने कहा कि ये प्रोपेगेंडा इसलिए कर रहे हैं, इन बातों पे सवाल ना पूछा जाए, इस पे कोई ध्यान ना दे, तो आप इतने बड़े मददगार क्यों हो रहे हैं इनकी इस मंशा के संदर्भ में आपके कार्यकर्ता? ये सवाल है संजय जी। जब भाजपा चाह ही रही है कि कोरोना से लड़ाई के संदर्भ में उठते सवालों पर उसकी तरफ ध्यान ना दिया जाए, इसलिए बंगाल का विषय बनाए, तो उस विषय को बनाने में आपकी पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता इतने मददगार क्यों हो रहे हैं? भाजपा की इतनी मदद करने के लिए क्यों लालायित हैं आप राष्ट्रीय स्तर पर? हम इनकी मदद नहीं कर रहे हैं जी। अब क्या करेंगे, ये लोग खुद अपने गोल पोस्ट पे गोल देकर हमारा नाम लगाएंगे, हम क्या कर सकते हैं बताइए। बड़े मासूम है संजय जी, आपने जो बात कही कि गोल पोस्ट पे यही मार रहे हैं और इसलिए इस प्रकार से हो रहा है। मैं आऊंगा इंद्रनील जी आपके पास में, आपको अपनी बात कहने का पूरा मौका मिलेगा, लेकिन मैं एम त्रिपाठी साहब के पास जाना चाहता हूं और त्रिपाठी साहब आपसे जानना चाहता हूं कि इस देश में धारा 356 के संदर्भ में जो प्रावधान है वो किन परिस्थितियों के संदर्भ में, थोड़ा इस पर आपसे रोशनी मिले। क्या पश्चिम बंगाल में 2/3 बहुमत के साथ जो सरकार अभी अस्तित्व में आने जा रही है, क्या उस सरकार के जनादेश को खारिज करते हुए 356 लागू करने का विकल्प केंद्र के पास मौजूद है? क्या संविधान इसकी इजाजत देता है? जी मैं बताता हूँ आपको। देखिए, मेरा मानना है कि लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। जी। मैं जैसा देख रहा हूँ, जिस तरह की हिंसक प्रवृत्ति के लोग वहाँ पे जो कर रहे हैं, हालांकि ये जांच का विषय है कि कौन लोग कर रहे हैं, वो किस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कौन लोग हैं, जी। इस पे जांच होनी चाहिए। जहाँ तक शांति व्यवस्था सरकार का दायित्व है, चुनाव के बाद थोड़ा लोग जोश में है जो भी है, जी। तो उसके बाद ये चीजें उभर के आ रही हैं, जैसा कि मीडिया दिखा रही है, हम लोग टेलीविजन में देख रहे हैं कि घरों में आग लगाई जा रही, सारी हिंसा हो रही है। जी। उसके तहत माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी राज्यपाल जी से बात करी है, राज्यपाल ने भी कॉग्निजेंस लिया है, ममता जी ने भी आज बैठक बुलाई थी, जैसा कि मैंने देखा है। तो अभी मेरे ख्याल से जो 356 का प्रोविजन है, आर्टिकल है हमारे संविधान में, जी। मेरा ये मानना है कि अभी ऐसी विशाल या विक्रांत ऐसी कोई प्रवृत्ति अभी नहीं दिखाई दे रही है कि केंद्र सरकार 356 के तहत इस्तेमाल करे, आर्टिकल 356 का इस्तेमाल करे। त्रिपाठी साहब, मैं माफी चाहूंगा आपको रोकने के लिए। आपने कहा ऐसी स्थिति मुझे दिखाई नहीं दे रही है। मैं तो कानून संबंधी प्रावधान आपसे पूछ रहा हूं, बाकी स्थिति क्या है उसके संदर्भ में आप जानिए। देश की नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी का होने का दावा करने वाली पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस समय कलकत्ता में हैं और उनका यह कहना है कि पश्चिम बंगाल चुनाव के परिणाम आने के बाद जो घटनाएं हमने देखी वो झटका देने वाली और हम इसे लेकर चिंतित हैं। मैंने भारत के विभाजन के दौरान ऐसी घटनाओं के बारे में सुना था। हमने स्वतंत्र भारत में एक चुनाव के परिणाम के बाद ऐसी असहिष्णुता पहले कभी नहीं देखी। समझने की कोशिश कीजिए, आजादी के बाद इस कदर हिंसा पहली बार देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी। त्रिपाठी साहब, हालात की भयावहता केंद्र सरकार किस स्तर पर महसूस कर रही है, ऐसा उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बयान से आप अंदेशा लगाइए। तो आपसे जानना है कि धारा 356 लग कब सकती है, ये आपसे सवाल है। मैं बता रहा हूँ
देखिए, अभी ममता बनर्जी को अभी चुनाव हुए 2 ही दिन हुए, परिणाम आए हैं जी और उनको स्पष्ट बहुमत मिला है प्रदेश में। जी तो जहां तक 356 और केंद्र सरकार का सवाल है, माननीय प्रधानमंत्री जी या गृह मंत्री जी वहां के राज्यपाल से रिपोर्ट मांग सकते हैं, जी वहां की स्थितियों का जायजा ले सकते हैं कि क्या स्थितियां इतनी भयावह हो गई हैं, नियंत्रण के बाहर हो गई हैं जी कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार उनपे यथासंभव नियंत्रण नहीं कर सकती है। अगर ऐसी परिस्थितियां हैं, राज्यपाल महोदय ऐसा उनको भेजते हैं, ऐसी रिपोर्ट देते हैं सारी छानबीन करने के बाद जी। कि 356 के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है, तो केंद्र सरकार इस पर कार्रवाई कर सकती हो। तो संवैधानिक प्राविधान है, संवैधानिक प्रावधान है, जनादेश जो भी आया हो, लेकिन अगर राज्यपाल अपनी रिपोर्ट ये भेज दें कि नागरिकों की जान सुरक्षित नहीं है, नागरिकों के जान माल की सुरक्षा कर पाने में वर्तमान सरकार सक्षम नहीं है, तो ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार को अधिकार है कि वह राज्य में राष्ट्रपति शासन के माध्यम से नियंत्रण अपने हाथ में ले ले। इस अंदेशे के बीच हमारे साथ में पूर्व डीजीपी छत्तीसगढ़ रामनिवास जी जुड़ गए हैं। रामनिवास जी, आपसे जानने में दिलचस्पी है कि राज्यपाल बुलाए और डीजीपी ध्यान न दे, क्या इस प्रकार की स्थितियों को स्वीकार किया जा सकता है? ये हिमांशु जी, जी जो राज्यपाल जी ने डीजीपी को बुलाया, डीजीपी को जाना चाहिए जी और डीजीपी का ही मेन जिम्मा है कि वो राज्य में कानून व्यवस्था कायम करे। जी और वो भारत सरकार का भी, क्योंकि चुनाव आयोग का भी नियंत्रण है, तो चुनाव आयोग के लिए भी वो सिक्योरिटी एडवाइजर हैं जी और राज्य सरकार के लिए भी सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। इसमें तो यदि ये कहीं भी हिंसा होती तो चुनाव आयोग को भी सख्ती से इसमें एकदम आना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की घटनाएं पूरे देश को भी नाम भी बदनाम करती हैं और जान मान की हानि भी होती है। रामनिवास जी, मैं बीच में रोकने के माफी चाहूंगा, किस चुनाव आयोग की बात कर रहे हैं? उस चुनाव आयोग की जिसने कल ही सुप्रीम कोर्ट में दलील दी है कि हम केवल चुनाव कराते हैं, सरकार अपने हाथ में नहीं लेते। प्रधानमंत्री अगर 2 लाख की सभा कर रहे हैं तो क्या भीड़ पे गोलियां चलवा दें? ये देश का चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में दलील दे रहा है। अब तो चुनाव हो लिए, इसके बाद होने वाली हिंसा को लेकर आप चुनाव आयोग की बात कर रहे हैं, गंभीरता से लेंगे लोग? चुनाव प्रक्रिया पूरी समाप्त नहीं होती, चुनाव आयोग का ही नियंत्रण अधिकारियों पर भी रहता है, राज्य के जो सभी पुलिस अधिकारियों पर भी जी। तो यदि चुनाव आयोग चाहे तो तुरंत जो है उस जिले के एसपी को, उस जिले के मतलब पूरे प्रदेश के डीजीपी को भी हटा सकता है। यदि ये सख्ती से कदम उठाया जाए तो अगले 1 घंटे के अंदर पूरी व्यवस्था ठीक हो जाएगी। 1 घंटा नहीं लगेगा व्यवस्था ठीक होने में। तो रामनिवास जी, आपकी बात से आशय समझे कि अभी अगर वहां पर कोई हिंसा हो रही है, कोई आगजनी हो रही है, कोई इस प्रकार की हिंसक घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, तो उसके लिए ममता बनर्जी की सरकार को जिम्मेदार नहीं मान सकते। अगर इसके लिए जिम्मेदार है तो फिर चुनाव आयोग जिम्मेदार है, क्योंकि नियंत्रण चुनाव आयोग के पास है। चुनाव आयोग का नियंत्रण अभी भी है और चुनाव आयोग को कार्रवाई करनी चाहिए। शपथ ग्रहण अभी हुई नहीं है। और दूसरा ये है कि यदि चुनाव आयोग का पूरा नियंत्रण, वहां पे सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, उनको कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये तो इस प्रकार से कि वो जो घटनाएं हो रही हैं और हम चुपचाप बैठे रहें, वो किसी भी कानून के अंदर ठीक नहीं है। ये किसी भी कानून के अंदर ठीक नहीं है। चुनाव आयोग जब तक शपथ ग्रहण नहीं हो जा रहा है तब तक चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है व्यवस्था को बनाए रखने के संदर्भ में, ऐसा पूर्व डीजीपी रामनिवास साहब का कहना है। अब मैं विनोद अग्निहोत्री जी के पास आता हूं। विनोद अग्निहोत्री जी, आपने प्रशासनिक दलीलें सुन ली, राजनीतिक दलीलें सुन ली, टीवी पर तो आप लगातार और सोशल मीडिया पर देख ही रहे हैं कि कलकत्ता समेत पूरे पश्चिम बंगाल में क्या चल रहा है। क्या देख पा रहे हैं आप इसके पीछे? क्या आने वाले समय के लिए आफत बुला रही है ममता बनर्जी? देखिए हिमांशु जी, पहली बात तो ये है कि ये चुनाव जिस माहौल में हुए जी और जिस तरह चुनाव में बाकायदा जिस तरह की बयानबाजी दोनों तरफ से हुई जी और जिस तरह तलवारें खिंची हुई थी, तो ये अप्रत्याशित था कि ये चीज जो है ये तो मतलब कि इस तरह की हिंसा हो सकती है जी। ये अगर परिणाम मान लीजिए उल्टे भी होते तो भी इस तरह की हिंसा होती जी। ये मैं बता रहा हूँ आपको, अगर यही स्थिति मान लीजिए भाजपा की होती, उसको 200 सीटें मिलती 200 पार और तुरंत तो भी ये स्थिति इसलिए होती क्योंकि इसका नियंत्रण जो है, जो इस तरह की बंगाल की जो राजनीतिक संस्कृति रही है, रणनील जी अभी हाथ हिला रहे हैं, गर्दन हिला रहे हैं, वो सहमत नहीं होंगे, लेकिन मैं बता रहा हूं कि जिस तरह से नीचे के स्तर पर दुश्मनी का और शत्रुता का भाव जो गया है, ये आऊंगा मैं आपके पास आपकी बात रखने के लिए। नेताओं की बयानबाजी है, जो नेताओं की बयानबाजी है, जो कार्यकर्ताओं में शत्रुता का भाव जिसने भरा है नीचे तक, चुनाव पहले भी होते रहे हैं, लेकिन इस तरह के बयान नेताओं के द्वारा देना
चाहे अब वो आप याद करिए वो जो जहां गोली चली थी वो चिकालचक में, उसके बाद जो है जो 4 लोग मारे गए थे, तो दिलीप घोष जी ने क्या बयान दिया था आप याद करिए। उन्होंने कहा था कि ऐसे और लोग मारे जाए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह के बयान, इसी तरह के बयान तृणमूल कांग्रेस की तरफ से आए, ममता बनर्जी ने भी बहुत सारे बयान ऐसे दिए। तो ये जो नेताओं की बयानबाजियां हुई हैं पिछले 2-3 साल से, तो ये माहौल वहां बना हुआ था। और निश्चित रूप से जिम्मेदारी ममता बनर्जी की है, तृणमूल कांग्रेस की है, जीती हुई पार्टी है, उनको जनता ने चुना है। तुरंत अविलंब लगाम लगानी चाहिए इस हिंसा पर, क्योंकि चुनाव देश में पहले भी होते रहे हैं, आगे भी होते रहेंगे, लेकिन इस तरह की हिंसा जो है वो कभी नहीं हुई। इस हिंसा में जीत का उन्माद भी है और हार की खींच भी है हिमांशु जी, इसमें दोनों शामिल हैं। हार का खींच भी है, जीत का उन्माद भी है। विनोद जी, आपका ये कहना है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा कि चुनाव के दौरान कटुतापूर्ण बयान अब कोई बहुत बड़ा विषय नहीं रहते, आक्रोशित करने वाले भाषण ये भी बहुत विषय नहीं होते, घटिया शब्दावली का प्रयोग, इसको लेकर भी हम अचंभित नहीं होते। लेकिन जब एक बार स्पष्ट तौर पर जनादेश आ गया, स्पष्ट तौर पर जनमत की अभिव्यक्ति हो गई, तो उसके बाद दोनों ही पार्टी के शीर्ष नेताओं के द्वारा कटुता को भुलाकर एक परस्पर सौम्यता, सौजन्यता का संदेश देने की कोशिश क्यों नहीं हो रही, इस पर रोशनी देंगे। क्या देश के प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी को लगातार तीसरी बार ऐतिहासिक जीत दर्ज करने वाली ममता बनर्जी को एक बधाई का अगर फोन किया जाता, तो क्या आपको नहीं लगता है कि एक संदेश राज्य में जा सकता था? क्या इस प्रकार की कोशिश अमित शाह जी के स्तर पर हम अपेक्षित नहीं कर सकते? क्या उन दोनों नेताओं के संदर्भ में एक सद्भाव भरा संदेश ममता बनर्जी से अपेक्षित नहीं कर सकता है कि देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री से मुझे अपेक्षा है कि वो राज्य के विकास में हमें सहयोग करेंगे, जनमत आ चुका है? क्या ये नेताओं के परस्पर अहंकार की कीमत बंगाल की जनता को चुकानी पड़ रही है? ये आपसे सवाल है विनोद जी। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। चुनाव जीतने के बाद निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी की तरफ से, गृह मंत्री जी की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष की तरफ से ममता बनर्जी को बधाई भी देनी चाहिए थी, और ममता बनर्जी को भी शिष्टाचार के तहत उनकी बधाई स्वीकार करके उनसे पूरे सहयोग का वादा सिद्ध किया जाना चाहिए था। सबसे पहली बधाई किसने दी? भारतीय जनता पार्टी की तरफ राजनाथ सिंह जी ने। पहली बधाई राजनाथ सिंह ने दी, करीब 4 बजे के आसपास। आप देखिए, मैं तो उसमें एक चैनल पे बैठा हुआ था और मैंने कहा भी, इस बात को नोटिस किया कि राजनाथ सिंह बधाई दे रहे हैं, जबकि नड्डा जी की बधाई भी नहीं आई थी और प्रधानमंत्री जी की बधाई भी नहीं आई थी। और राजनाथ सिंह ने बधाई सबसे पहले इसलिए दी कि राजनाथ सिंह जब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे, पहली बार जब ममता बनर्जी सिंगूर का आंदोलन कर रही थी, तो राजनाथ सिंह पूरा जो है प्रतिनिधि मंडल लेकर के वहां गए थे, उनका अनशन तोड़वाया था उन्होंने, और ममता बनर्जी की तारीफ की थी और उनको राजनीतिक योद्धा बताया था। तो राजनाथ सिंह के संबंध उस समय से हैं ममता बनर्जी से, एक राजनीतिक रूप से, कि जब वो ममता बनर्जी भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी हुआ करती थी और ममता बनर्जी खुद अटल जी की कैबिनेट मंत्री थी। तो बधाई तो देनी ही चाहिए। यही मैंने कहा, शीर्ष नेताओं के बीच में जो इस तरह का शत्रुता का भाव जमा जाता है राजनीति में, तो वो भाव नीचे तक जाता है। आप याद करिए हिमांशु जी, तमाम सारे चुनाव पहले भी हुए, राम मंदिर के आंदोलन के बाद भी चुनाव हुए, तब भी बड़ा तनाव भरा माहौल था, लेकिन चुनाव होते ही नेताओं में आपस में संवाद जो शुरू हो जाता है, उससे कार्यकर्ताओं में भी माहौल बन जाता है। ये गलतियां हुई हैं, लेकिन फिर भी इसके बावजूद किसी भी तरह से बख्शा नहीं जाना चाहिए जो लोग हिंसा कर रहे हैं। और ममता बनर्जी की सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती है। वो राज्य की, भले ही उनको शपथ लेना है, लेकिन कार्यवाहक मुख्यमंत्री अभी भी हैं। ये जिम्मेदारी उनकी है कि तुरंत डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी को आदेश दे करके और पूरे फोर्स लगा करके इस हिंसा को रुकवाएं। ये उनकी जिम्मेदारी, सबसे पहली जिम्मेदारी है। आपको पता विनोद जी, ये जिम्मेदारी उन्हें डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी, एसीएस, होम को बोलकर रुकवाने की है, या जिस प्रकार से संजय शर्मा जी बता रहे हैं हमारे कार्यकर्ता तो दीदी के लिए कुछ भी करने के लिए तत्पर हैं, अपने उन कार्यकर्ताओं पर नियंत्रण में लेने की जरूरत है, कर रहे हैं। उनके संदर्भ में आरोप है कि वो तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। क्या कार्यकर्ता अब दीदी की बात सुनने से इंकार कर रहे हैं? देखिए, जो हिंसा करता है वो फिर कार्यकर्ता नहीं रह जाता, कोई भी हो, जी, किसी भी पार्टी का हो। जिस वक्त वो हिंसा करता है वो अपराधी होता है, चाहे वो तृणमूल का हो, चाहे भाजपा का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे लेफ्ट का हो। उसके साथ उसी तरह निपटा जाना चाहिए, शक्ति से, जैसे अपराधी के साथ निपटा जाता है। तो इसलिए इसमें डीजीपी, होम सेक्रेटरी की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है। बाकी अपने राजनीतिक तंत्र से, अपनी पार्टी के तंत्र से जो संदेश दे सकते हैं दोनों पार्टियां, वो दें, और उसके आधार पर जो है अपने अपने कार्यकर्ताओं को कहें, शांति की अपील करें। लेकिन कानून व्यवस्था का काम पुलिस का है, प्रशासन का है, वो उसको सड़कों पर आना पड़ेगा, उसे सड़कों पर आना पड़ेगा। एक सवाल और करता हूं विनोद जी, क्या आप महसूस करते हैं कि अगर ये हिंसा तुरंत नहीं रुकी तो ये सरकार नरेंद्र मोदी, अमित शाह की सरकार है,
क्या वह बेबसी के साथ अपने कार्यकर्ताओं को ऐसे ही लुटते पिटते देखती रहेगी, या कोई ऐतिहासिक फैसला लेने का अंदेशा आपको दिखता है कि नौबत आ गई तो ये पीछे नहीं हटेंगे? देखिए, अभी जो स्थितियां हैं जी, अभी मैं त्रिपाठी जी को सुन रहा था, देखिए 356 का उपयोग पहले कांग्रेस के शासन में कई बार हुआ, उपयोग या दुरुपयोग जो भी कह लीजिए जी, लेकिन जब से देश में गठबंधन की सरकारें बननी शुरू हुई उसके बाद से 356 का उपयोग या दुरुपयोग जो भी कहिए वो कम होता चला गया। और नरेंद्र मोदी की सरकार में भी पिछले 6-7 साल में किसी राज्य सरकार के खिलाफ 356 का दुरुपयोग या उपयोग नहीं हुआ जी। ये स्थिति अभी है। अभी सबसे पहला काम तो ये होगा कि होम मिनिस्ट्री जो है निर्देश दे सकती है, उसके पास कोई धारा है, मुझे लगता है त्रिपाठी ठीक करेंगे, 354 है या 355 है, जिसके तहत होम मिनिस्ट्री जो है राज्य सरकार को एक एडवाइजरी इशू कर सकती है। एक वो तरीका है। उसके बाद जो है राज्यपाल से रिपोर्ट भी ले सकती है। लेकिन 356 ऐसी समय लगाना जबकि अभी नए मुख्यमंत्री की शपथ भी नहीं हुई है, जिसके पास 214 सीटें हैं, 294 सीटों में, मुझे लगता है भारी राजनीतिक फैसला होगा। वो शायद इतना बड़ा निर्णय लेने की स्थिति में अभी मोदी जी की सरकार नहीं है, क्योंकि कोरोना के संकट से भी सरकार जूझ रही है। पूरे देश में कोरोना का संकट है, पश्चिम बंगाल में भी कोरोना का संकट बढ़ रहा है। ऐसे में एक निर्वाचित सरकार बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि हिंसा भी रुकेगी और शायद ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को भी समझ में आ गया है कि हिंसा अगर नहीं रुकी तो उनके लिए भी मुश्किल होगी, क्योंकि आखिर मुख्यमंत्री के रूप में कोरोना से निपटना उनकी पहली जिम्मेदारी है। अगर हिंसा होती रही तो कैसे निपटेंगे वो? कैसे निपटेंगे? पहली जिम्मेदारी कोरोना से निपटना है, और अगर ये हिंसा जारी रही तो इसकी कीमत तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी को ही चुकानी पड़ेगी। इस निष्कर्ष पर विनोद अग्निहोत्री जी है। मैं इंद्रनील जी आपके पास वापस आता हूं, और जानने में दिलचस्पी है कि आप लोगों की दिलचस्पी किस बात में है? हिंसा को खत्म कराने में है, या हिंसा के माध्यम से देश में अपने प्रति सहानुभूति का वातावरण बनाने में है? भाजपा समर्थकों की छाती फटी हुई है पश्चिम बंगाल की हार को लेकर। हाय, ये क्या हो गया? हिंदू तो पता नहीं किस कूड़े में चला गया। इस प्रकार के सोशल मीडिया में पोस्ट भरे हुए हैं। सम्मान्य कंगना रनौत जिस तरीके से आज दहाड़े मार मार कर रोई है ट्विटर पे कि ट्विटर का अकाउंट ही सस्पेंड हो गया, इस प्रकार के दृश्य हमने देखे हैं। तो आपसे जानने में दिलचस्पी है, वाकई अपने कार्यकर्ताओं को लेकर आप चिंतित हैं, परेशान हैं, उनकी सुरक्षा के लिए प्रयत्नशील हैं, या कुल मिलाकर ऐसे वातावरण के माध्यम से देश को जताने की कोशिश कर रहे हैं कि बंगाल में जो हुआ ठीक नहीं हुआ देश के लिए? देखिए, ट्विटर के विषय में बाद में आता हूँ, मगर हम लोग का अभी पहला प्रायोरिटी है कि हम लोग एक तो कोविड-19 पैंडेमिक जो है उसको मैनेज करना है, और अभी और एक इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी भी है कि भारतीय जनता पार्टी सहे और भी जितना अपोजिशन कार्यकर्ता है, अपोजिशन पार्टी वर्कर्स है, सबको सुरक्षित अपने घर तक पहुंचाना है और अपने खुद के घर में सुरक्षित फील करना, ये अनुभव करवाने का कर्तव्य जो स्टेट का है वो पालन करे। इसके लिए हम लोग ऑलरेडी गवर्नर के पास गए हैं। और रिगार्डिंग आप ये भी बोल रहे थे कि ये नरेंद्र मोदी जी ने ममता बनर्जी को कांग्रेचुलेशंस नहीं बोला, तो आपको सूचित कर देता हूँ कि 2 तारीख को ही 7:29 PM को ही नरेंद्र मोदी जी ने खुद ट्वीट किया कि कांग्रेचुलेशंस टू ममता दीदी फॉर तृणमूल कांग्रेस। मैं माफी चाहूंगा बहुत विनम्रता के साथ। एक लोकाचार के तहत ट्वीट करना अलग बात, और इस देश की संस्कृति में संवाद करना अलग बात। हिंसा के इस दौर में भी सम्मान्य प्रधानमंत्री जी के द्वारा माननीय राज्यपाल धनखड़ जी को फोन किया जा रहा है। क्या ममता बनर्जी की यह हैसियत नहीं है? क्या ममता बनर्जी का ऐसा कद नहीं है? क्या ममता बनर्जी के अंदर यह शिष्टता नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री उनके साथ फोन पे संवाद नहीं करते? एक सवाल। दूसरा और सवाल करता हूं, सम्माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी कैलकाटा पहुंचे हैं अपने कार्यकर्ताओं की सुरक्षा के संदर्भ में प्रयत्न करने के लिए। इस प्रदेश की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, अभी कार्यवाहक हैं, कल पूर्णकालिक भी हो जाएंगी, उससे पहले भी पूर्णकालिक थी। क्या जगत प्रकाश नड्डा जी और भारतीय जनता पार्टी के डेलीगेशन ने ममता बनर्जी से मिलने का कोई प्रयास किया है? चाहा है कि उनसे मुलाकात की जाए, बधाई भी दी जाए और साथ ही कार्यकर्ताओं की सुरक्षा के संदर्भ में आग्रह भी किया जाए? क्या ऐसी कोई कोशिश भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की गई? अगर की गई है तो थोड़ा साझा करें। पहले बात सुन लीजिए कि जहां तक ममता बनर्जी के बाद आप बोल रहे थे ना, ये जो संविधान का बात बोल रहे थे, ममता बनर्जी कोविड का जो मीटिंग है, 3 बार मीटिंग जो प्रधानमंत्री जी ने बुलाया वो अटेंड नहीं किया। नीति आयोग का मीटिंग जो पश्चिम बंगाल के विकास के लिए इतना जरूरी है, वो नीति आयोग का मीटिंग भी नहीं आते हैं। तो ये ममता बनर्जी बोल रहे हैं। और जब गवर्नर जी वो फोन करते, ममता बनर्जी को बुलाते, तब भी नहीं आती है।
तो आप, और जब हम बीजेपी का ये कार्यकर्ता होके विद डॉक्यूमेंटेशन आई कैन शो यू कितने बार हम लोग मीटिंग मांगा है ममता बनर्जी को। वो स्वास्थ्य मंत्री है तो स्वास्थ्य के विषय में आलोचना करने के लिए हम बोले हैं कि आपसे मीटिंग करना है। होम विषय के लिए कोई मीटिंग करना जब हम लोग बोलते हैं तो उसका कोई रिस्पॉन्स भी नहीं आता है। तो ममता बनर्जी को इसलिए तो हम बोला कि वो अभी सोचिए कि ममता बनर्जी के हम लोगों का वोट जो वोट्स मिला है उसके डिफरेंस से कुछ लगभग 35 लाख ओनली। तो 2.5 करोड़ हम लोगों को इंसान, हम लोगों का पश्चिम बंगाल का लोग हम लोगों को वोट दिया और 2.5 करोड़ से 2.86 करोड़ इंसान ने अपने ममता बनर्जी को चुना है। तो ठीक है, मगर ममता बनर्जी को तो सोचना है कि मुझे 10 करोड़ पश्चिम बंगाल वासी के लिए मुख्यमंत्री होना है। शी हैज टू थिंक ऑफ दिस। आप मध्य प्रदेश बोले, उत्तर प्रदेश बोले, आसाम बोले, वहां भी इलेक्शन होता है। अभी कुछ देर एक ही दिन में आसाम में इलेक्शन डिबेट होता है, इलेक्शन जो रिजल्ट आए हैं उसके बाद आप एक भी वायलेंस के घटना घटा है, उल्टे आसाम गवर्नमेंट एकदम प्रोएक्टिवली कोविड-19 पेंडेमिक में ये काम करना शुरू कर दिए। और जहां तक, और इधर हम सिर्फ भाजपा का इतना कार्यकर्ता को हम लोग तो लूज किए ही है। अब सीपीएम का कार्यकर्ता है काकोली क्षेत्रपाल, जो सीपीएम बोलते नहीं है मगर वो लोग भी अपने कार्यकर्ता को खोए हैं। तो ये संगठित भाव जितना हो ऑपोजिशन को उसको मिटा देने का एक संगठित, आप अभी स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा है कि कैसे एक औरत के ऊपर कैसे निर्मम अत्याचार हो रहा है और इसके बाद हम लोग कैसे चुप बैठ सकते हैं। आप ये बात बोलिए, कोई भी इंसान। तो संजय शर्मा जी तो बता रहे ये सब आपके कार्यकर्ताओं की करतूत है। उनका कहना है कि तृणमूल का कार्यकर्ता ऐसा नहीं कर सकता, बंगाल का बेटा ऐसा नहीं कर सकता, जो भी करेगा वो भाजपा ही करेगा। इंद्रनील जी, संजय शर्मा जी की इस बात का भी जवाब आपसे मिलना चाहिए। 2.5 करोड़ जो वोटर्स पश्चिम बंगाल में बीजेपी को वोट दे वो बंगाल का बेटा नहीं है या बेटी नहीं है, ये आप बोलिए। तृतीय जेंडर का लोग भी वोट दिए हैं तो वो भी बंगाल का नहीं है या सिटीजन नहीं है या नहीं है, ये आप उन लोगों को बताना चाहिए। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि उन लोगों का दिमाग में होता है कि सरकार सिर्फ तृणमूल का ही है, जैसे काटमानी, सिंडिकेट, कोई भी गवर्नमेंट स्कीम सब तृणमूल का ही लोग को मिलता है। तो ये सोच से निकलना है और सबको, सबका साथ सबका विकास जब हम लोग कहते हैं तो ममता बनर्जी को भी ये बात सुनना है, क्योंकि एक एथिक्स, ये हम लोगों का देश का परंपरा है कि आप सबको लेके राजधर्म निभाइए और सबके लिए खुद को होम मिनिस्टर सोचिए, सबको लेके चलें, ये राजधर्म निभाएं। ये बार बार आपकी दलील है। अब आपसे जानने में दिलचस्पी है, फिर मैं संजय जी के पास आऊं। आपके राष्ट्राध्यक्ष जेपी नड्डा जी कलकत्ता आए हैं, पश्चिम बंगाल के दौरे पर आए हैं, किस लिए आए हैं? कार्यकर्ताओं की पिटाई कितनी हुई है ये दिखाने के लिए पूरे देश को आए हैं, या कार्यकर्ताओं के सिलसिले में हमला रुके इसके लिए आए हैं? अगर रुकवाने के लिए आए हैं तो क्या प्रदेश की नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री के साथ मुलाकात का उनका कोई कार्यक्रम है? क्या उन्होंने उनसे मुलाकात का समय मांगा है? क्या मुलाकात के लिए कोई प्रयास हुआ है? इंद्रनील जी, आप भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार प्रवक्ता हैं, थोड़ा जानकारी साझा करें। एकदम चीफ सेक्रेटरी जो है अभी जो है उनको भी बताया गया कि आपसे मीटिंग करना है, इसका कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है। जहां तक आप जेपी नड्डा जी का बोल रहे हैं, वो हम लोग का पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है और उनका ये दायित्व भी है और ये उन कर भी रहा है, निभा भी रहा है कि अपना कोई भी कार्यकर्ता के ऊपर कोई भी लोग अगर हाथ उठाए तो उसके साथ पे खड़ा होना ये हम लोग का नैतिक अधिकार है और ये हम लोग का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वो तो करना ही चाहिए, वो लोग कर भी रहे हैं। इसलिए उनको दौड़ के आना पड़ा, क्योंकि आज भारतीय कार्यकर्ता लोग, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लोग इतना इंसिक्योर है, हम लोग के ऊपर इतना हमला हो रहा है, बहुत लोग घर छोड़ के बाहर रह रहे हैं, जितने लोग हम जान जा चुके हैं, तो उनके पास क्यों नहीं खड़े होंगे? आप ये बताइए ममता बनर्जी को। मुझे तो लगता है आप ये सवाल पूछना है कि ममता बनर्जी क्यों नहीं अपने कैडर को संगत होने के लिए नहीं कह रहा है। ममता बनर्जी को तो बोलना है कि अपने कैडर को तुम अभी देखिए, अभी कोविड है, अभी ये सब छोड़िए, आप लोग वो लोग जीत चुके हैं, तो आप लोग ये कीजिए। आप मेरे सवाल पर क्यों नहीं रहना चाहते? उस सवाल का जवाब क्यों नहीं देना चाहते? मैंने सिर्फ आपसे इतना पूछा कि क्या जगत प्रकाश नड्डा जी का कोई कार्यक्रम मुख्यमंत्री जी से मुलाकात का है या नहीं है? क्या वो मिलेंगे, नहीं मिलेंगे? क्या उन्होंने मिलना चाहा, नहीं मिलना चाहा? इसका कोई उत्तर है आपके पास? जो पार्टी लीडर है, जो विनिंग पार्टी का लीडर है, आज तो उसको ग्रेशियसनेस दिखाना है कि आप, मेरा जो विरोधी कार्यकर्ता है उसको प्रोटेक्ट करने का दायित्व ये जो विनिंग पार्टी है उसका सुप्रीमो को लेना पड़ेगा। ये बात तो आपको सबसे पहले ममता जी को पूछना चाहिए। ये बात आप पूछिए ममता जी को, क्यों वो एक बार भी नहीं बोल रहा है कि ऑपोजिशन वर्कर, मैं तो नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ बीजेपी का वर्कर बोलिए, आप ऑपोजिशन वर्कर के पास जो उन लोगों को सुरक्षित देना, उनको रिएश्योर करने का कर्तव्य ममता बनर्जी निभा रही है या नहीं निभा रहा है? अभी तक एक भी बयान नहीं आया है कि आप लोग ये मत कीजिए, और उल्टे हम लोग ममता बनर्जी का भड़काऊ वाले बयान देखे हैं।
तो हम लोग ये तो ममता बनर्जी को बोलना है कि आप इंद्रनील जी के पास मेरे सवालों को उत्तर नहीं है, लेकिन उनकी ममता बनर्जी के संदर्भ में अपेक्षा है कि वो कर क्या रही हैं, कि क्या विरोधी दल के नेताओं और कार्यकर्ताओं को बंगाल में जीने का हक नहीं रहेगा, सुरक्षित रहने का क्या अवसर उनको नहीं मिलेगा? क्या तृणमूल कांग्रेस की 2/3 बहुमत से बनी हुई सरकार का आशय यह है कि अब विपक्ष को वहां सांस लेने की आजादी नहीं रहेगी? कमोबेश इंद्रनील जी के बयानों का आशय यह है। हालांकि वो मुझे ये बता पाने में नाकाम रहे कि जेपी नड्डा जी अपने कार्यकर्ताओं की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित करेंगे। ये सवाल था मेरा, क्या वो ममता बनर्जी से मिलेंगे नहीं मिलेंगे, इसका कोई उत्तर उनसे नहीं मिला। लेकिन संजय शर्मा जी, ये सवाल जो इंद्रनील जी का मिला है उस पर आपसे चाहूंगा, क्या आपकी सरकार बनने का अब आशय यह है कि विपक्ष को सांस लेने का भी मौका अब पश्चिम बंगाल में नहीं रहेगा? विपक्ष की कोई आवाज हलक से निकल गई तो आप उसका गला घोंट देंगे। कुल मिलाकर ऐसे वातावरण के साथ ही देश में बंगाल पहचाना जाएगा। ये सवाल आपसे है संजय जी। तृणमूल कांग्रेस और जन नेत्री दीदी ममता बनर्जी ने 2011 में जब बंगाल की सत्ता हाथ में ली थी, उसके पहले का 34 वर्षों का वामफ्रंट का शासन था। हमारे हजारों कार्यकर्ता मारे गए थे, लेकिन दीदी ने सत्ता में आते ही कहा कि बदला नए बदल चाहिए, हमें बदले की राजनीति नहीं करनी है, हमें इस माहौल को बदलना है। और आपने देखा होगा और देश और दुनिया ने देखा कि तृणमूल के सत्ता में आने के बाद बंगाल में राजनीतिक हिंसा नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले लोकसभा चुनाव के बाद बंगाल में हिंसा का माहौल बनाया, राजनीतिक हिंसा का माहौल बनाया। ये इनके डीएनए में है। अभी ये खान साहब राजधर्म की बात कर रहे थे। भारतवर्ष के प्रशासनिक इतिहास में, राजनीतिक इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने यदि किसी मुख्यमंत्री को राजनीति का पाठ पढ़ाया था, राजधर्म का पाठ पढ़ाया था, वो कौन सी पार्टी के लोग हैं, इनको जरा याद करने की जरूरत है। और किन्होंने पढ़ाया था? अटल बिहारी जी ने राजधर्म का पाठ पढ़ाया था और गुजरात की छाती पर बैठकर ये पाठ पढ़ाया था। और तब हम ये बात करते हैं, और आज ये लोग हमको ये राजनीति सिखाने की सोच रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा में जो लोगों के साथ किया, त्रिपुरा में जो अन्याय किया, त्रिपुरा में जो विपक्षी पार्टियों के कार्यालय को जलाए, त्रिपुरा में जो राजनीतिक हत्याएं की, ये उसी श्रृंखला को बंगाल में लाना चाहते हैं। और बंगाल में गणतांत्रिक तरीके से निर्वाचित सरकार को इनकी तमाम प्ररोचनाओं के बाद, सीबीआई के इस्तेमाल के बाद, ईडी के इस्तेमाल के बाद, इनकम टैक्स के इस्तेमाल के बाद, दुनिया भर की एजेंसियों के इस्तेमाल के बाद जब तृणमूल कांग्रेस बंगाल की सत्ता में आती है तो ये तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ अभियान छेड़ते हैं, बंगाल को बदनाम करने की बात करते हैं। हमने पहले ही कहा था, ये लोग बंगाल को नहीं जानते, ये लोग बंगाल की अस्मिता को, बंगाल की सांस्कृतिक विरासत को जानने मानने वाले लोग नहीं है। ये इनके डीएनए में हर जगह बवाल करना। माफी चाहूंगा आपको रोकने के लिए, 2/3 बहुमत से आप जीत गए, पर जिनको कुछ आता जाता नहीं, जो बंगाल को जानते नहीं, जो बंगाल को बूझते नहीं, जो बंगाल को समझते नहीं, ना जानने के बाद, ना बूझने के बाद 3 सीट से 77 सीट में पहुंच गए। आपकी सारी कोशिशों के बाद भी ये भारतीय जनता पार्टी है। लोकसभा चुनाव में 42 सीटों में से 18 सीटें जीत पाने में कामयाब रहे, ये भारतीय जनता पार्टी है। कुल वोटों की शक्ल की अगर बात करें तो मतदाताओं का 37% समर्थन हासिल करने में कामयाब रहे, उसका नाम भारतीय जनता पार्टी है। ये भाव भारतीय जनता पार्टी नहीं है जिसको 2016 में आपने 3 सीटों पर समेटा था। थोड़ा गंभीरता से लेने की जरूरत महसूस नहीं कर रहे आप इनको? और आपको नहीं लग रहा है कि ये दृश्य जो सोशल मीडिया पर लगातार चल रहे हैं वह आपकी पार्टी और आपकी छवि दोनों को खराब कर रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको ये कहता हूं और ये मैं मानता हूं कि ऐसी छवि से बंगाल की भी छवि, ऐसी दृश्यों से बंगाल की छवि भी खराब होती है और कहीं लोगों के मन में हमारी पार्टी के प्रति भी छवि खराब होती है। लेकिन जब लोग असलियत जानते हैं, जब लोग जानते हैं कि तृणमूल का इसमें हाथ नहीं है, ये भाजपा की प्ररोचनाएं हैं। और जहां तक 3 सीट से और इतनी सीटें लेने की बात है, लोकसभा चुनाव में इन्होंने 18 सीटें ली थी। लोकसभा चुनाव में जितनी विधानसभा सीटों में ये आगे थे, आज उसे कम सीट ये लोग लेकर आए हैं। और बंगाल की जनता, आने वाले और चुनाव भी आएंगे, अभी नगर पालिकाओं के चुनाव होंगे और चुनाव होंगे, आप देखेंगे जनता इनकी असलियत जान चुकी है और इनको धीरे धीरे बंगाल की धरती से राजनीतिक। आपकी बात का आखिरी मर्म लेने की कोशिश करता हूं, क्या आपकी सरकार और आपकी पार्टी से उम्मीद कर सकते हैं कि बंगाल का यह दृश्य कल से हमें नहीं दिखेगा, या ऐसी तस्वीरें अभी भी दिखाने के लिए हमें मजबूर होना पड़ेगा उस बंगाल के संदर्भ में जहां पे 2/3 जनादेश के साथ आप सत्ता में वापसी किए हैं? पार्टी की विफलता,
या सरकार की विफलता, किसी एक रूप में तो ये दृश्य माने ही जाएंगे। क्या सरकार की साख और पार्टी की साख बचाने की कोशिश आप जैसे तमाम नेता और कार्यकर्ता करेंगे, या अपनी दीदी को बदनाम करने की इन कोशिशों को सिरे चढ़ाएंगे? ये सवाल है। हम पूरी दृढ़ता के साथ बंगाल की सांस्कृतिक विरासत को धूमिल करने के भाजपाई प्रयासों को, मंसूबों को बेनकाब करेंगे और उनको ध्वस्त करेंगे। हम किसी भी सूरत में माँ माटी मानुस की ये जो सरकार है, बंगाल की 10 करोड़ जनता की सुरक्षा की जिम्मेवारी राज्य सरकार की है और राज्य सरकार उसे पूरा करेगी। आप देखिएगा बहुत जल्द ये जो तमाम घटनाएं हुई हैं इनका भी पर्दाफाश होगा और दूध का दूध और पानी का पानी किया जाएगा। हिंसा, आज के समाज में हिंसा, चाहे कैसा भी समाज, कैसी भी परिस्थिति आ रही हो, हिंसा बर्दाश्त के काबिल है। और दीदी ने तो बंगाल में की सत्ता में आने के बाद राज्य के कई अशांत क्षेत्रों को शांत किया है और सब शांति लाने में सफलता प्राप्त की है। ऐसे में राज्य में राजनीतिक सहित किसी भी प्रकार के हिंसा अपराध के लिए कोई जगह नहीं है और माँ माटी मानुस के कार्यकर्ता जननेत्री दीदी ममता बनर्जी के नेतृत्व में राज्य में शांति और विश्वास का माहौल कायम करेंगे और शांति का माहौल कायम करेंगे, ऐसा विश्वास दिलाने की कोशिश संजय शर्मा जी कर रहे हैं। लेकिन मैं एक बार फिर रामनिवास जी के पास रुख करना चाहता हूं और रामनिवास जी आपसे समझना चाहता हूं, जब एक पार्टी सत्ता में इस कदर धमाकेदार तरीके से वापसी करती है और उसके कार्यकर्ता जीत की खुशी में कहें या जीत के उन्माद में सड़क पर उतर आए और विरोधी दलों के कार्यकर्ताओं को, उनके कार्यालयों को निशाना बनाएं, तो ऐसे में पुलिस बलों के हाथ में कितना कुछ करने के लिए रह जाता है, कितना दम रह जाता है जो डंडा उनके हाथ में होता है, कितनी गोली में बारूद रह जाता है जो उनकी नलियों में भरी होती है। थोड़ा इस बार रोशनी देंगे। व्यवहारिक पक्ष, आपने तो कई चुनाव कराए अपने जीवन में 35 साल की नौकरी में। ये हिमांशु जी, सबसे पहले तो ये, क्योंकि जो पार्टी चुनाव जीत चुकी है जी, उसकी जिम्मेदारी है कि वो इस पे नियंत्रण करे। और मैं स्पष्ट रूप से, क्योंकि यहाँ एक भारत का नागरिक होने के नाते कहना चाहूँगा कि इसमें किसी भी पार्टी बट्टी का टिप्पणी ना करते हुए, लेकिन एक तंत्र फेल हो रहा है कि जो पार्टी पावर में आई है वो नियंत्रण नहीं कर पा रही है। या तो कार्यकर्ताओं पर नियंत्रण नहीं है, या वो जो है अप्रत्यक्ष रूप से छूट दे रहे हैं कि तुम करो और हम देखते रहेंगे जी। दूसरा ये है कि ये इस प्रकार से देश के अंदर जो है वो कोई अब चीज छिपी रह नहीं सकती है। यदि वो बीजेपी के भी कार्यकर्ता तो सख्ती से उनको भी दबाया जाए, टीएमसी के कार्यकर्ता उनको भी सख्ती से दबाया जाए। जो मुख्यमंत्री है उसकी या ये जिम्मेवारी है जी। दूसरा ये है कि पुलिस बल का भी यदि उसमें नैतिक कोई अधिकार है, साहस है, तो उनको भी करना चाहिए। लेकिन क्योंकि बंगाल के उसमें और पूरे देश के उसमें जो नैतिक साहस है पुलिस अधिकारियों में, उससे मैं ये नहीं करता। तो उसमें एक तरीका ये है जो कि पूरे देश को सोचना पड़ेगा, नहीं तो आगे, आज नहीं तो 2 साल बाद करना पड़ेगा। आर्टिकल 311 का 2 उपयोग कर लीजिए। सारे के सारे जो है सरकारें और सारे के सारे चीजें 1 घंटे में ठीक हो जाएंगी जी। डीजीपी चीफ सेक्रेटरी को, वहां के जिले पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर को 311 के अंदर 1 घंटे, यदि सरकारों में दम हो तो ये करके देख ले। जो पूरे देश के अंदर अगले चुनाव में हिंसा हो जाए तो हमसे कभी बात करना। फिर आप तो कुल मिलाकर 356 का उपयोग ना करें, आर्टिकल 311 का उपयोग कर ले तो भी कहानी बदली जा सकती है। ये इंद्रनील खान जी और उनकी पार्टी को छत्तीसगढ़ के डीजीपी रहे रामनिवास जी की नसीहत है। विचार कीजिएगा इंद्रनील जी, कब तक बेबसी के साथ में इस प्रकार से दिखाई देंगे आप टीवी स्क्रीन पे? ये सवाल है। लेकिन मैं विनोद अग्निहोत्री जी आपके पास आना चाहता हूं इस विषय पे चर्चा को थोड़ा और आयाम देने के संदर्भ में। क्या आप इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं विनोद जी कि ये जो हिंसा हो रही है कहीं ना कहीं तृणमूल नेतृत्व का समर्थन इसके पीछे हो सकता है? क्योंकि भाजपा का पश्चिम बंगाल में विस्तार का प्रयास तृणमूल को कभी रास नहीं आया और ये प्रतिद्वंदिता एक राजनीतिक स्तर पर ना रहते हुए निजी स्तर तक गई। जैसा इंद्रनील जी हमसे कह रहे थे कि प्रधानमंत्री की बैठकों के बहिष्कार तक कर दिए। वो बैठकें जो राज्य के संदर्भ में होती थी उनमें भी ममता बनर्जी को बड़ा परहेज रहता था नरेंद्र मोदी को लेकर। बयानों में जो कटुता, जो आवेश, जो घृणा का भाव सुनाई देता है वैसा ही कुछ सड़कों पर दिखाई भी देता है। इनकार करेंगे आप बतौर राजनीतिक पत्रकार? मैंने तो पहले ही अपने वक्तव्य में कहा था कि जो चुनाव के दौरान जो बयानबाजी हुई या उसके पहले 2-3 साल से जिस तरह की बयानबाजी हो रही थी वो पृष्ठभूमि तो बनी रही थी, आपस में एक दूसरे में शत्रुता का भाव तो बन ही रहा था।
और उसी भाव के चलते ममता बनर्जी का प्रधानमंत्री की बैठकों में ना आना हुआ। कि पहले वैसे मैं अगर याद दिला दूं नरेंद्र जी को, तो पहले जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी तो कई बार भाजपा के भी मुख्यमंत्री बैठकों में एक दो बार नहीं आए हैं, ऐसा भी हुआ है। मायावती जी भी मुख्यमंत्री रहती थी उत्तर प्रदेश की, वो भी बैठकों में नहीं आती थी। ये जो छत्रप होते हैं ना, जो क्षेत्रीय छत्रप, और जिनके अंदर बड़ी महत्वाकांक्षाएं होती हैं, वो इस तरह से अपना एक व्यक्तित्व बनाते हैं कि देखिए हम किसी की परवाह नहीं करते। तो मैंने तो वो भी देखा है कि जब देवगौड़ा प्रधानमंत्री थे और मुलायम सिंह रक्षा मंत्री थे और उत्तर प्रदेश में मायावती मुख्यमंत्री थी, देवगौड़ा जी गोरखपुर आए, आजमगढ़ आए थे, मायावती जी को रिसीव करने नहीं गई। तो यह भी हुआ है इस देश में, ऐसा नहीं है ये कोई पहला किस्सा नहीं है। तो इस तरह से वो मर्यादाएं तो सब टूट चुकी हैं। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि इस हिंसा से लाभ किसको हो रहा है राजनीतिक, जरा इसका आकलन करना चाहिए। अगर तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व, खाली ममता बनर्जी नहीं, दूसरे नेता भी अगर इतने अपरिपक्व हैं कि इस हिंसा से उनको कोई लाभ हो रहा हो, तो मैं फिर उनकी अपरिपक्वता को सलामी कर सकता हूँ। इस हिंसा से तो लाभ तो सीधे भारतीय जनता, भले उनके कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ है, उनका नुकसान है, लेकिन राजनीतिक लाभ तो भाजपा को ही मिल रहा है ना। आज सोशल मीडिया पर जिस तरह से ये सारे वायरल हो रहे हैं ये घटनाओं, जिस तरह टीवी पे हो रहा है, हम डिबेट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं भाजपा के प्रति एक सहानुभूति बन रही है। मैं विनोद जी बीच में रोकता हूं, आपके इस आकलन पर अपनी एक दृष्टि साझा करना चाहता हूं, फिर आपके निष्कर्ष की प्रतीक्षा करूंगा। आपने कहा नुकसान किसको हो रहा है? नुकसान तो तृणमूल कांग्रेस को ही हो रहा है ना, सोशल मीडिया पे ऐसी तस्वीरों से तृणमूल को हो रहा है नुकसान, पर वो नुकसान राष्ट्रीय संदर्भ में हो रहा है। तृणमूल कांग्रेस की कुल जड़ें पश्चिम बंगाल में, तृणमूल को देश में बदनामी लेकर भी अगर प्रदेश में भाजपा की जड़ें उखाड़ने में सहूलियत है, वो ये संदेश देने की अगर कोशिश कर रहे हैं कि अगर भाजपा का झंडा लगाओगे, अगर भाजपा का डंडा लगाओगे, तो जिस घर में झंडा लगेगा वो घर नहीं रहेगा और जो हाथ डंडा पकड़ेगा वो डंडा नहीं बचेगा। तो इसमें लाभ तृणमूल को हो रहा है या भाजपा को हो रहा है? देखिए, तृणमूल भारतीय पश्चिम बंगाल की क्षेत्रीय पार्टी है, इसमें कोई किसी तरह का शक नहीं है। लेकिन तीसरी बार एक लैंडस्लाइड विक्ट्री से, तूफानी जीत से ममता बनर्जी जिस तरह से मुख्यमंत्री बनी है, तो वो विपक्ष की आशाओं का केंद्र भी बन गई है। उनकी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाएं भी बढ़ेंगी आगे आने वाले समय में। तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्तर पर अगर उनकी बदनामी होगी तो तृणमूल की बदनामी नहीं होगी, ममता बनर्जी की बदनामी होगी। तो ये भी एक नुकसान होगा अगर इस प्रकार की घटनाएं होंगी पश्चिम बंगाल में। ये तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को समझने की जरूरत है, ऐसा विनोद अग्निहोत्री जी का आकलन है, क्योंकि ममता बनर्जी अब विपक्ष की बड़ी उम्मीद है देश के संदर्भ में। और अगर पश्चिम बंगाल के ऐसे दृश्य पूरे देश को दिखेंगे तो वो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी की छवि को प्रभावित करेंगे, ये विनोद अग्निहोत्री जी का कहना है। संजय शर्मा जी तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और वो हस्तक्षेप करना चाह रहे थे मेरी टिप्पणी पर। उनका अधिकार बनता है और मेरा दायित्व कि हम उनकी टिप्पणी को सुने। तो संजय जी, आपकी बात के साथ ही हम इस कार्यक्रम का समापन करेंगे, आप अपनी बात कहें। नहीं, आपकी टिप्पणी पर नहीं, मैं विनोद जी को बड़े ध्यान से सुन रहा था, बहुत सटीक आकलन है उनका जी। और बंगाल में हम मां माटी मानुष के कार्यकर्ता, तृणमूल के कार्यकर्ता या नेतागण किसी भी प्रकार की हिंसा में संलग्न नहीं होना चाहते जी। और ये हकीकत है, हिंसा में जो लोग लिप्त है वो चाहे किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता हो, पुलिस को ऑर्डर दे दिए गए हैं। दीदी ने आज ही एक बड़ी हाई लेवल प्रशासनिक मीटिंग की है कि किसी भी अपराधी को बख्शा न जाए, हिंसा करने वाला चाहे कैसा भी हो, कोई भी हो, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तो हम संजय शर्मा जी की बात में भरोसा करते हैं। पश्चिम बंगाल में 2 दिन में जो दृश्य दिखे हैं वो दृश्य कल से नहीं दिखेंगे, ऐसी उम्मीद इसलिए करनी चाहिए क्योंकि ममता बनर्जी ने चाहा है कि वहां पर शांति रहनी चाहिए। जिस महिला ने अपने पुरुषार्थ से, अपने पराक्रम से, अपने संघर्ष से इस कदर जनमत को हासिल किया है, क्या वह इस नाजुक मौके पर अपने आप को साबित कर पाने में चूक जाएगी? भरोसा करना कठिन है। उम्मीद करना चाहिए कल से पश्चिम बंगाल का दृश्य बदलेगा, और अगर दृश्य बदलेगा तो जो कोरोना की लड़ाई पूरा देश लड़ रहा है उसमें एक अहम भूमिका पश्चिम बंगाल भी निभाता हुआ दिखाई देगा। ऐसी सत्कामना के साथ आप सभी मेहमानों को धन्यवाद एक अहम चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। हमारा आज का शेर इस देश की सियासत में शीर्ष पर बैठे हुए लोगों को समर्पित, जो ये कहता है कि जो बागबां फूलों का वफादार नहीं है, कि जो बागबां फूलों का वफादार नहीं है, गुलशन की हिफाजत का वो हकदार नहीं है। तो बात चाहे देश की हो, चाहे प्रदेश की, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री, इस देश और प्रदेश की आवाम की सुरक्षा करना उनकी पहली जिम्मेदारी है। और अगर वह ये जिम्मेदारी निभा पाने में नाकाम रहे तो फिर जाकर उनको इस पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो ममता बनर्जी, जिनको बड़ी उम्मीदों के साथ पश्चिम बंगाल की जनता ने चुना है, उम्मीद करते हैं
कि वो दल से नहीं बल्कि दिल से सोचते हुए अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगी और पश्चिम बंगाल के जो स्याह चेहरे पिछले 2 दिन से सुर्खियां बन रहे हैं उन चेहरों को खत्म करेंगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर मिलते हैं नए विषय के साथ। सादर प्रणाम।